हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली में। क्लास शुरू करने से पहले सबसे पहले हम अपने फ्री बैच के बारे में देख लेते हैं। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच। हमारे फ्री बैच का नाम है टारगेट फ्री बैच, जिसमें हमने टारगेट रखा है 90 प्लस स्कोर का। ये टारगेट फ्री बैच हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली पर फ्री ऑफ कॉस्ट चलाया जा रहा है। अब इसकी टाइमिंग देख लेते हैं। सुबह 8 बजे हमारी अंग्रेजी की क्लास होती है। सुबह 10 बजे विज्ञान की क्लास होती है, यानी कि मेरी क्लास होती है, जिसमें मैं आपको साइंस का कंप्लीट सिलेबस प्लस प्रैक्टिस कराऊंगी। मैं जितनी भी क्लास लूँगी उतने में मैं सब कुछ कवर कर दूंगी। और आप मेरी क्लासेस देख लेंगे तो अच्छा स्कोर पा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्लास है हमारी शाम को 8 बजे। शाम को 8 बजे हमारी सोशल साइंस की क्लास होती है। और शाम को 9 बजे हमारी गणित की क्लास होती है, जिसमें आपको सर पढ़ाते हैं। वो बेसिक से कंप्लीट सिलेबस कराएंगे प्लस प्रैक्टिस भी कराएंगे, और उनका टारगेट भी है 25/25। ठीक है ना भूले हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्ज़ाम ओनली से। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास। हमारी यूनिट चल रही है यूनिट 6 जीवन की क्रियाएं, जिसका पार्ट वन हमने पढ़ा दिया है। आपने अगर मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, उसका लिंक डाल दिया है, तो आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिया करें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है। 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हमारा है पांचवा क्वेश्चन। उत्सर्जन क्रिया से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में उत्सर्जन के कौन कौन से अंग हैं? उत्सर्जन क्रिया से आप क्या समझते हैं? मनुष्य में उत्सर्जन अंग कौन कौन से हैं? तो आंसर देखते हैं इसका। उत्सर्जन द्वारा शरीर में बने अवशिष्ट पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया आदि जो जीवधारियों के लिए हानिकारक होते हैं, इनका शरीर से निष्कासन होता है। अब डेफिनेशन देख लेते हैं। उत्सर्जन जीवों के शरीर से जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। विषैले अवशिष्ट पदार्थ के निष्कासन को, उनके निकलने को क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। एक बार फिर से देखते हैं डेफिनेशन। जीवों के शरीर से उपापचयी प्रक्रमों में बने विषैले अवशिष्ट पदार्थ जो वेस्ट होते हैं, ठीक है, विषैले अवशिष्ट पदार्थ वेस्ट प्रोडक्ट के निष्कासन को उत्सर्जन कहते हैं। उनका निकलना, उसको क्या कहते हैं? उत्सर्जन कहते हैं। शरीर के वे अंग जो उत्सर्जन में सहायक होते हैं उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उत्सर्जी अंग कहलाते हैं। अब देखते हैं उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तो ये देखते हैं। पचे हुए भोजन का परिवहन शरीर की कोशिकाओं में होता है। पचे हुए भोजन का परिवहन शरीर की कोशिकाओं में होता है और भोजन का स्वांगीकरण होता है। इसके अंतर्गत उनमें उपापचय क्रियाएं जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप CO2 का निर्माण होता है। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के फलस्वरूप क्या बनता है? CO2 बनता है। ठीक है। प्रोटीन विखंडन के मध्य कुछ नाइट्रोजन युक्त उत्पाद जैसे कि है यूरिया, यूरिक एसिड आदि, ये पदार्थ जीव के लिए बेकार एवं विषाक्त होते हैं। यदि ये ऊतकों में संचित रहेंगे तो ऊतक विषाक्त या पॉइजनिंग हो जाएगा। टिश्यू जो हो जाएगा वो पॉइजनिंग हो जाएगा। भुखमरी होती है, ठीक है, हो जाता है, भुखमरी होती है। और ये दमघट होगा, दमघुटी, ठीक है, दमघुट हो जाएगा, दमघुटी, या इसको सफोकेशन कहते हैं। दम घुटना मतलब दम घुटना, क्या होता है? दम घुटना। भुखमरी होती है और दम घुटना होता है। ये उत्सर्जी पदार्थ ऊतकों से ना हटाए गए तो मनुष्य को ज्वर हो जाता है। मनुष्य को क्या हो जाता है? ज्वर हो जाता है। शरीर में ऐंठन होती है, सममूर्छा या अंत में मृत्यु भी हो जाती है। अतः उत्सर्जी पदार्थों का निरंतर शरीर से बाहर निष्कासन आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है। एक बार फिर से देखते हैं उत्सर्जन की आवश्यकता क्यों पड़ी है।
उत्सर्जन की आवश्यकता पचे हुए भोजन का परिवहन शरीर की कोशिकाओं के द्वारा होता है, और भोजन का क्या होता है, स्वांगीकरण होता है। इसके अंतर्गत इनमें अनेक उपापचयी प्रक्रियाएं होती हैं, जैसे ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होकर क्या बनता है, CO2 बनता है। ठीक है, प्रोटीन का विखंडन होकर नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जैसे कि यूरिया है, यूरिक एसिड है आदि का निर्माण होता है। ये पदार्थ जीव के लिए क्या होते हैं, बेकार होते हैं, विषाक्त होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, राइट। ठीक है, यदि ये ऊतकों की में संचित हो जाएं तो ऊतक कैसा हो जाएगा, पॉइजनिंग हो जाएगा, टिश्यू पॉइजनिंग हो जाएगा। जैसे भुखमरी होती है, दुम घुट नहीं है, दम घुटना होता है। ये उत्सर्जी पदार्थों ये उत्सर्जी पदार्थों के ऊतकों से ना हटाया जाए तो मनुष्य को क्या हो जाता है, ज्वर आ जाता है, शरीर में उनमें ऐंठन होती है, मूर्छा आती है व अंत में उनकी मृत्यु भी हो सकती है। इसी प्रकार अतः उत्सर्जी पदार्थों को निरंतर शरीर से बाहर निकलना, निष्कासन होना बहुत ही आवश्यक नहीं है, अनिवार्य भी है। ठीक है, क्या है, अनिवार्य भी है। अब देखते हैं मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। मनुष्य में उत्सर्जी अंग कौन कौन से होते हैं। पहला है हमारा स्किन यानी कि त्वचा। स्तनधारियों की त्वचा में श्वेत ग्रंथियां होती हैं। श्वेत ग्रंथियां मतलब पसीने वाली ग्रंथियां होती हैं, जो पसीने के रूप में शरीर से अतिरिक्त पानी की मात्रा को क्या करती हैं, बाहर निकालती हैं। यह शरीर रुधिर कोशिकाओं से छनकर यह जल इसमें जो जल होता है वो रुधिर कोशिकाओं से छनकर श्वेत ग्रंथियों में पहुंचता है। इस प्रक्रिया में रुधिर घुलित लवण भी कुछ मात्रा में पसीने में आ जाता है। अतः त्वचा जल की मात्रा के नियंत्रण एवं कुछ नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों के उत्सर्जन का कार्य करती है। एक बार फिर से देखते हैं कि त्वचा किसका उत्सर्जन करती है। स्तनधारियों की त्वचा में श्वेत ग्रंथियां होती हैं। कौन सी ग्रंथियां होती हैं, श्वेत ग्रंथियां होती हैं जो पसीने के रूप में शरीर से अतिरिक्त पानी की मात्रा को बाहर निकालती हैं। यह क्या करते हैं, यह रुधिर में यह जल जो होता है वो रुधिर कोशिकाओं से छनकर श्वेत ग्रंथियों में पहुंचता है। इस क्रिया में रुधिर के घुलित लवण भी कुछ मात्रा में मौजूद होते हैं। अतः त्वचा जल की मात्रा में नियंत्रण एवं कुछ नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करती है या उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट है हमारा यकृत या लीवर। यकृत कोशिकाएं आवश्यकता से अधिक एमिनो एसिड के नाइट्रोजन युक्त भाग को यूरिया में बदलती हैं। क्या करती हैं, यकृत कोशिकाएं जो होती हैं वो आवश्यक अधिक एमिनो एसिड को नाइट्रोजनीकरण के फलस्वरूप यूरिया में बदल देती हैं। अतः वृक्क केवल रुधिर में घुलित यूरिया को रुधिर से अलग करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालने का कार्य करता है। वृक्क यानी कि किडनी जो होती है वो केवल रुधिर से या रक्त से घुलित यूरिया को रुधिर से अलग करने में मूत्र के रूप में बाहर निकालने का क्या करती हैं, कार्य करती हैं। जबकि उत्सर्जन की मुख्य क्रिया यूरिया का निर्माण यकृत के अंदर ही होता है। यूरिया का निर्माण कहाँ होता है, एक क्वेश्चन बन सकता है शॉर्ट में कि यूरिया का निर्माण कहाँ होता है। तो यूरिया का निर्माण जो होता है वो कहाँ होता है, यकृत में होता है। कहाँ होता है, यकृत में होता है। नेक्स्ट देखते हैं प्लीहा, स्प्लीन या प्लीहा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको, प्लीहा या स्प्लीन। यकृत एवं प्लीहा की कोशिकाएं टूटी फूटी लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करती हैं। यकृत या प्लीहा की कोशिकाएं टूटी फूटी लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करती हैं और उनके हीमोग्लोबिन का विखंडन करके उनमें उपस्थित हानिकारक प्रोटीन अवयवों को पित्त वर्णक में बदल देती हैं। ये वर्णक बिलीरुबिन तथा विलवर्डिन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, बिलीरुबिन कहलाते हैं या विलवर्डिन कहलाते हैं। इनके अतिरिक्त यकृत में कोलेस्ट्रॉल जो होता है उसको क्या करता है, पृथक करता है। एक बार फिर से देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीहा को क्या कहते हैं, प्लीहा को सफ़ेद जो वाइट रुधिर कणिकाएं होती हैं, जो सफ़ेद रुधिर कणिकाएं होती हैं उनका कब्रिस्तान कहते हैं। क्या कहते हैं, कब्रिस्तान कहते हैं। तो यकृत में प्लीहा की कोशिकाएं क्या करती हैं, टूटी फूटी लाल रुधिर कणिकाओं को नष्ट करती हैं और उनमें हीमोग्लोबिन का विखंडन कर उनमें उपस्थित हानिकारक प्रोटीन अवयवों को पित्त वर्णक यानी कि वाइल पिगमेंट में बदल देती हैं। ये वर्णक बिलीरुबिन या विलवर्डिन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं, बिलीरुबिन या विलवर्डिन कहलाती हैं। इनके अतिरिक्त क्या होता है, यकृत से कोलेस्ट्रॉल भी पृथक होता है। जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है वो भी पृथक होता है। नेक्स्ट है हमारा आंत।
यह स्वयं उत्सर्जन में भाग नहीं लेती। आंत जो होती हैं वो स्वयं उत्सर्जन में भाग नहीं लेती हैं। यकृत एवं प्लीहा द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थ पित्तरस के द्वारा आंत में पहुंचते हैं। यकृत द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थ पित्तरस के द्वारा आंत में पहुंचते हैं और अवशिष्ट भोजन के साथ शरीर के बाहर निकल जाते हैं। अवशिष्ट भोजन के साथ शरीर से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा फेफड़े। क्या है? फेफड़े यानी कि लंग्स। CO2 तथा जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में फेफड़ों से निकलने वाली हवा के साथ बाहर निकलती है। CO2 तथा जल की कुछ मात्रा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल की कुछ मात्रा वाष्प के रूप में, किसके रूप में? वाष्प के रूप में फेफड़ों से निकलने के साथ साथ हवा के साथ बाहर निकलती है। ठीक है, अब देख लेते हैं विभिन्न उत्सर्जी अंग और उनसे जो उत्सर्जन होता है उसके बारे में। ठीक है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। पहला है हमारा त्वचा। त्वचा जल, लवण तथा अवशिष्ट नाइट्रोजन पदार्थों का क्या करती है? उत्सर्जन करती है। उत्सर्जन या निष्कासन करती है। जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं जैसे कि जल है, लवण है, इन सब का क्या करती है? नाइट्रोजन युक्त पदार्थ है उनका उत्सर्जन करती है। नेक्स्ट है हमारा यकृत। यकृत यूरिया का करता है। यकृत यूरिया का उत्सर्जन करता है। यकृत नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का नाइट्रीकरण के द्वारा उसमें कन्वर्ट करके यूरिया का उत्सर्जन करता है। तीसरा है हमारा प्लीहा। प्लीहा पित्त वर्णक या कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है? नियंत्रित करता है तथा उसको निष्कासित करता है। प्लीहा पित्त वर्णक वाइल पिगमेंट और कोलेस्ट्रॉल का निष्कासन करता है। निष्कासन या उत्सर्जन करता है। प्लीहा पित्त वर्णक व कोलेस्ट्रॉल का उत्सर्जन करता है। अब नेक्स्ट है हमारा आंत। ये शॉर्ट नोट के टाइप से है, ये टेबल बना सकते हैं आप एग्जाम में। ये छोड़ आंत। फोर्थ है हमारी आंत। यकृत एवं प्लीहा द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। आंत स्वयं से उत्सर्जन नहीं करती है। आंत स्वयं से उत्सर्जन नहीं करती है, यह यकृत व प्लीहा द्वारा बने अवशिष्ट पदार्थों का उत्सर्जन करती है। अब है हमारा पांचवा फेफड़े। CO2 तथा जल का निष्कासन करता है। फेफड़े जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का उत्सर्जन करते हैं। फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल का उत्सर्जन करते हैं। लास्ट है हमारा वृक्क यानी कि किडनी। किडनी जल, नाइट्रोजन अवशिष्ट पदार्थ, घुलनशील लवण, दवाइयों तथा विषाक्त पदार्थों का, किसका? जल, नाइट्रोजन युक्त अवशिष्ट पदार्थ, घुलनशील लवण, दवाइयाँ, अविषाक्त पदार्थ, इनका क्या करती है? उत्सर्जन करते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। बाष्पोत्सर्जन की परिभाषा लिखिए। बाष्पोत्सर्जन की क्रिया कितने प्रकार से होती है और इसका महत्व भी बताइए। तो सबसे पहले देखते हैं बाष्पोत्सर्जन क्या होता है। बाष्पोत्सर्जन, ठीक है, बाष्प का उत्सर्जन, इसका अर्थ क्या है? बाष्प का उत्सर्जन क्या होता है? बाष्प का उत्सर्जन। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम। पौधे मृदा से, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्लास देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और लाइक भी कर दिया करें। शुरू करते हैं। पौधे मृदा से जो जल अवशोषित करती है, पौधे मृदा से जो जल अवशोषित करते हैं उस जल का 90% वाष्प बनकर फिर से वायुमंडल में पहुंच जाता है। पौधे जो जल अवशोषित करते हैं उसका 90% जो पानी होता है या जल होता है वो वायुमंडल में पहुंच जाता है। 5% से भी कम जल विभिन्न अपापचयी क्रियाओं में उपयोग होता है। 5% से भी कम जो जल होता है वो विभिन्न उपापचयी या अपापचयी क्रियाओं में उपयोग होता है। अतः पौधों के वायवीय भाग से जल के वाष्प बनने को पौधे के वायवीय भाग से, पौधे के कौन से भाग से? पौधे के वायवीय भाग से जल के वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाष्पोत्सर्जन कहते हैं। अब इनके प्रकार देख लेते हैं। समानता बाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। समानता बाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। पहला है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन जिसको कहते हैं स्टोमेटल ट्रांस
हमारा उपत्चयचीय बाष्पोत्सर्जन, जिसको कहते हैं क्यूटिक्यूकल ट्रांसपिरेशन। थर्ड है हमारा बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। क्या है हमारा? बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। पहला है रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन, दूसरा है उपत्चयचीय बाष्पोत्सर्जन और थर्ड है हमारा बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। ठीक है, तो पहला देखते हैं रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। रंध्र, इसमें सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रंध्र क्या होते हैं। ठीक है, रंध्र पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जैसे कि ये हमारी होगी पत्ती, इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? इसमें छोटे छोटे जो छिद्र होते हैं, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं रंध्र। क्या कहते हैं? रंध्र कहते हैं। पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। वे पत्ती के अतिरिक्त फल, कोमल तने आदि वायवीय भागों में भी मिलते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है? जिनके द्वारा जो पौधों में उपस्थित जल या पानी के कण होते हैं वो वाष्प बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, वाष्प बनकर निकलते हैं। बेपत्ती के अतिरिक्त फल, कोमल तने आदि वायवीय भागों में पाए जाते हैं रंध्र या स्टोमा। रंध्र दो वृक्काकार द्वारा कोशिकाओं से घिरी हुई छिद्र है। क्या है? रंध्र दो वृक्काकार द्वारा कोशिकाओं से घिरी हुई छिद्र हैं। ये अति सूक्ष्म होते हैं। इनकी संरचना जो होती है वो अति सूक्ष्म होती है। छिद्र अंडाकार होता है। छिद्र कैसा होता है? अंडाकार होता है। रंध्रीय बाष्पोत्सर्जन में इसमें पहला पॉइंट है हमारा पत्तियों में पाई जाने वाली रंध्रों का द्वारा बाष्पोत्सर्जन। पत्तियों में जो रंध्र पाए जाते हैं उनके द्वारा बाष्पोत्सर्जन। दूसरा है हमारा शाकीय पौधों में कभी कभी तने से द्वारा भी बाष्पोत्सर्जन होता है। शाकीय पौधे होते हैं उनमें कभी कभी हरे तने द्वारा भी बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा 80 से 90% तक बाष्पोत्सर्जन जो होता है वो रंध्रों के द्वारा होता है। 80 से 90% जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है वो रंध्रों के द्वारा होती है, और जिसमें 20% यानी कि या फिर 10% जो होता है वो शाकीय पौधे जो होते हैं उनमें हरे तने के द्वारा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। नेक्स्ट है हमारा उपत्चयचीय बाष्पोत्सर्जन। क्या है? उपत्चयचीय बाष्पोत्सर्जन। इसका पहला पॉइंट है उपत्चयचीय बाष्पोत्सर्जन बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाती है। उपत्चयचीय बाष्पोत्सर्जन उपत्वचा बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाती है। इसमें जो उपत्वचा होती है वो बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाती है। उपत्वचा वास्तव में बाष्पोत्सर्जन को रोकती है। उपत्वचा वास्तव में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया को रोकती है, पर कभी कभी जहाँ उपत्वचा पतली होती है वहाँ से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। इसमें क्या होता है? इसमें जहाँ जहाँ उपत्वचा होती है वो बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाती है। जो उपत्वचा है वो बाह्य त्वचा के ऊपर पाई जाती है होती है उपत्वचा बाष्पोत्सर्जन की क्रिया को रोकती है। जहाँ जहाँ पर बाष्पोत्सर्जन उपत्वचा जो होती है वो पतली होती है, वहीं से क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। अब है हमारा लास्ट बातरंध्रीय बाष्पोत्सर्जन। इसका पहला पॉइंट है कुछ काठीय तनों तथा फलों में बातरंध्र पाए जाते हैं। कुछ काठीय तनों तथा फलों में बातरंध्र पाए जाते हैं। इन्हीं रंध्रों से बहुत कम मात्रा में क्या होता है? बाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। कुछ काठीय तंत्रों एवं फलों में क्या होता है? बातरंध्र होते हैं। इन्हीं बातरंध्रों से कभी कभी बहुत कम मात्रा में बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है। अब देखते हैं बाष्पोत्सर्जन में रंध्र का महत्व। इसमें रंध्र का क्या महत्व है उसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है हमारा 90% बाष्पोत्सर्जन रंध्रों के द्वारा होता है। 90% बाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जो होती है वो रंध्रों के द्वारा संपन्न होती है। पानी की कमी होने पर रंध्र जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं अथवा धंसे होने से बाष्पोत्सर्जन की दर में कमी आती है। जब पानी की कमी होती है तो रंध्र से बाष्पोत्सर्जन की क्रिया या फिर कम हो जाती है या फिर ना के बराबर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 2,
इनके द्वारा गैसों का विनिमय या गैसीय एक्सचेंज होता है। रंध्रों के द्वारा गैसों का क्या विनिमय होता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में CO2, प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में CO2 तथा O2 का प्रकाश संश्लेषण में CO2 ले जाती है। इसका मतलब ये है कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को लिया जाता है, मतलब ग्रहण किया जाता है, इन किया जाता है। CO2 ग्रहण की जाती है और O2 का निष्कासन होता है। क्या होता है? O2 निकलती है या निष्कासन किया जाता है। इसमें दिया भी है कि जैसे प्रकाश संश्लेषण तथा श्वसन में CO2 तथा O2 का प्रकाश संश्लेषण में CO2 ली जाती है तथा O2 को छोड़ा जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में CO2 को क्या किया जाता है? ग्रहण किया जाता है तथा O2 को छोड़ा जाता है। इसके विपरीत श्वसन में O2 ली जाती है तथा CO2 को छोड़ा जाता है। इसके विपरीत श्वसन में O2 को ऑक्सीजन गैस को लिया जाता है तथा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ा जाता है। नेक्स्ट है हमारा पॉइंट नंबर 3। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 3। अप्रत्यक्ष रूप से ये अवशोषण तथा रसारोहण को संचालित करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से ये अवशोषण की प्रक्रिया व रसारोहण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। थी हमारी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर की साइंस की यूनिट 6। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 5 तक कंप्लीट सिलेबस करा दिया है, प्लेलिस्ट कंप्लीट सिलेबस करा दिया है। अगर आपने मेरी पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ा है, आप पिछली क्लासेस को जाकर देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिल सके, मेरी अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। और जुड़ना ना भूलें मेरी क्लास से सुबह 10 बजे।